हमारा नॉर्थ स्टार पोलारिस जो पुराने समय से यात्रियों को डायरेक्शंस बताते आ रहा है, बहुत ही जल्द शायद फटने वाला है। 6 सितंबर 2023 को यूके के एक प्रोमिनेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी को एक रिसर्च पेपर सबमिट किया गया। उस पेपर का यह दावा था कि हमारा पोल स्टार पोलारिस यानी कि हमारा ध्रुव तारा शायद बहुत ही जल्द फटने वाला है। अब एक्चुअली में हमारा ध्रुव तारा एक तरह का सीफिएट स्टार यानी कि वो एक फ्रीक्वेंट इंटरवल पर रेडिएशन एमिट करता है, लेकिन एक साधारण से सीफिएट स्टार के रेडिएशन एमिट करने का जो टाइम होता है वो काफी प्रेडिक्टेबल होता है एंड हेंस वो ग्राफ पर कुछ ऐसा दिखता है। नाउ व्हाट इज स्ट्रेंज, यू नो, सेम चीज जब एस्ट्रोनॉमर्स ने पोलारिस के केस में देखी तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बना, एकदम अनप्रेडिक्टेबल सा, यानी कि वो एक अनइवन तरीके से रेडिएशन एमिट कर रहे हैं। अब ऐसा कब होता है आपको पता है? वेल, नासा ने लास्ट टाइम जब बीटल जूस में ऐसा सिमिलर फिनोमिनन देखा था तो उन्होंने सीधा ये कहकर कंक्लूड कर दिया था कि बीटल जूस किसी भी वक्त फट सकता है। खैर, नासा ने अब तक इस मामले पर अपना कोई भी प्रोक्लेमेशन नहीं दिया है, बट बेस्ड ऑन द सिमिलर पैटर्न, इज इट पॉसिबल कि हमारा पोलारिस भी अपने अंत के एकदम नजदीक है? वेल फ्रेंड्स, अगर इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो बहुत ही जल्द हम एक ऐसी स्थिति में होंगे जहां हमने अब तक एस्ट्रोनॉमी से लेकर एस्ट्रोलॉजी टू इवन सिंपल नेविगेशन जितने भी प्रोग्रेसेस किए हैं उसका साइंटिफिक बेस ही कोलैप्स हो जाएगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला ये कि अगर आप हमारे नॉर्दर्न स्काई का एक टाइम लैप्स देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि पोलारिस इकलौता ऐसा तारा है जिसकी पोजीशन पर पृथ्वी के रोटेशन का कोई असर नहीं पड़ता। इस वजह से एस्ट्रोनॉमर्स अपने सभी जमीनी टेलीस्कोप्स को कैलिब्रेट करने के लिए पोलारिस को एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पर यूज करते हैं। एंड सेकेंडली, पोलारिस पृथ्वी का सबसे करीबी सीफिएट स्टार भी है, यानी कि एक ऐसा तारा जिसको रेफरेंस के तौर पर रखकर एस्ट्रोनॉमर्स यूनिवर्स में दूसरे ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस नापते हैं। सो ऑल इन ऑल ये दो चीजों में एक रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करता है। एक तो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट करने के लिए और दूसरा उन टेलीस्कोप्स ने कैप्चर किए प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज का डिस्टेंस नापने के लिए। यानी कि फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर पोलारिस नहीं रहा तो टेक्निकली हमारे सभी ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स यूजलेस हो जाएंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, यही वजह है कि एस्ट्रोनॉमर्स भी पोलारिस के इस अजीबोगरीब रेडिएशन पैटर्न के पीछे के मीनिंग को ढूंढने में लग गए। एंड यू वोंट बिलीव उन्हें क्या मिला। उन्होंने ये डिस्कवर किया कि पोलारिस के इस बर्ताव के पीछे एक दूसरे तारे का हाथ है। तो देखो, साल 1911 से ही साइंटिस्टों को यह पता था कि पोलारिस एक सीफियाइड वेरिएबल है, यानी कि वो पीरियोडिकली डिम और फिर वापस से ब्राइट होता है। और इसीलिए साइंटिस्ट कई सालों से उसके इस डिम ब्राइट होने के पीरियड का एक रिकॉर्ड रख रहे थे। लेकिन रिसेंटली उन्होंने ये देखा कि अचानक से पोलारिस के डिम और ब्राइट होने का जो नेचर है वो प्रेडिक्टेबल से अनप्रेडिक्टेबल होने लगा। और इसीलिए जब उन्होंने दोबारा से इसे स्टडी करना शुरू किया तब उन्हें पता चला कि पोलारिस एक 3 स्टार सिस्टम है। यस, यू हर्ड दैट राइट। और हम एक्चुअली में जिस स्टार को पोलारिस समझते हैं वो असल में पोलारिस ए और पोलारिस ए बी की एक जोड़ी है जो कि हमें दूर से एज अ सिंगल स्टार दिखाई देती है। इंटरेस्टिंग राइट? और फिर रही बात इस ट्रिपल स्टार सिस्टम के तीसरे स्टार की, तो उसका नाम है पोलारिस बी, जो हर 30 साल में पोलारिस ए और ए बी की जोड़ी के इर्द गिर्द एक लंबा चक्कर काटता है। अब जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हमारा पोल स्टार एक सीफिएट वेरिएबल स्टार है जो अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमर्स हर 4 दिन में डिम और ब्राइट यानी कि पल्सेट होता है। एंड सो उसके इस करंट स्ट्रेंज बिहेवियर को समझने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने 1850 से अब तक उसके पल्सेशन पीरियड के डेटा को एक ग्राफ पर प्लॉट किया। सो यहां पर आप देख सकते हो 1850 में उसका पल्सेशन पीरियड 3.96 डेज से थोड़ा कम था, बट 1950 तक वो 3.97 डेज हो गया। यानी कि 1850 से हर साल उसका पल्सेशन पीरियड पिछले साल के मुकाबले थोड़ा बढ़ रहा था। और कुछ कैलकुलेशंस करने के बाद एस्ट्रोनॉमर्स को पता चला कि पोल स्टार का पल्सेशन पीरियड हर साल 4.5 सेकेंड्स से बढ़ रहा है। बट अब सवाल आता है, इसकी वजह क्या हो सकती है? वेल, जब एस्ट्रोनॉमर्स ने इस ग्राफ को थोड़ा और ध्यान से देखा तब उन्हें पता चला कि उनके ग्राफ में जो चेंज दिख रहा है वो मेनली हर 29.4 इयर्स यानी कि ऑलमोस्ट 30 साल में स्लाइटली फ्लक्चुएट हो रहा है। अब जरा एक सेकंड रुको और मुझे बताओ, हमारे पोल स्टार के साथ ऐसी कौन सी घटना घटती है जो हर 30 साल में
रिपीट होती है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था पोलारिस बी हर 30 साल में एक चक्कर कंप्लीट करके ए और बी के पास से गुजरता है, और इसीलिए इस पूरे सिस्टम को देखकर उन्होंने एक लॉजिकल कंक्लूजन निकाला कि जब पोलारिस बी पोल स्टार के पास से गुजरता है तो शायद उसकी ग्रेविटी पोलर स्टार के एटमॉस्फेयर को इन्फ्लुएंस करती है, एंड पॉसिबली इस इन्फ्लुएंस की वजह से समहाउ पोल स्टार का पल्सेशन पीरियड हर साल इंक्रीज हो रहा है। इंटरेस्टिंग, राइट? सो व्हाट, मिस्ट्री सॉल्व्ड? वेल, आप ग्राफ में देख सकते हो ये जो पैटर्न है वो सिर्फ 1960 तक ही प्रॉपर्ली फॉलो हुआ। उसके बाद उसके पल्सेशन पीरियड में अचानक से एक डिप आया और फिर अगले 30 सालों तक वो फिर से अपने रेगुलर पैटर्न में ही राइज हुआ, एंड देन जब नेक्स्ट 30 इयर्स में उसे और ज्यादा राइज होना चाहिए था तो वो सडनली फिर से डिप होने लग गया। और साइंटिस्ट भी ये बात अच्छे से समझ चुके थे कि हो ना हो हमारे पोलारिस के पल्सेशन के साथ जो वियर्ड चीजें घट रही है उसमें पोलारिस बी का नहीं बल्कि किसी और चीज का हाथ है। एंड नाउ इस स्ट्रेंज बिहेवियर को देखकर एस्ट्रोनॉमर्स को लगा कि शायद पोल स्टार अपने लाइफ के आखिरी स्टेज पर हो सकता है, क्योंकि मोस्टली स्टार्स अपने आखिरी समय में ही वियर्ड तरीके से बिहेव करने लगते हैं। लाइक बीटलजूस का एग्जांपल ही ले लो। नासा के अनुसार उसकी ब्राइटनेस भी ऐसे ही पैटर्न में फ्लक्चुएट हो रही है, जिसे देखकर उन्होंने उसके फटने की वार्निंग भी जारी कर दी। और इसीलिए इस दिशा में जब एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारे पोल स्टार के फटने की पॉसिबिलिटी को भी एनालाइज किया तो आप मानोगे नहीं उन्हें क्या मिला। They found out कि बिल्कुल पॉसिबल है कि हमारा ये पोल स्टार भी फट सकता है। बेसिकली उन्हें यह पता चला कि पोलारिस जैसे सीफियट स्टार्स अपने लाइफ के आखिरी स्टेजेस में जब होते हैं तब उनके साथ भी एग्जैक्टली वही होता है जो बीटलजूस जैसे नॉर्मल स्टार्स के साथ होता है। दरअसल नॉर्मली जब कोई स्टार पैदा होता है तब उसका टेम्परेचर और उसकी ब्राइटनेस दोनों भी रिलेटिवली कम होते हैं, और इसीलिए अगर हम एक ब्राइटनेस वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाएं तो न्यूबॉर्न स्टार्स उसमें यहां पर होंगे। अब जैसे जैसे एक न्यूबॉर्न स्टार अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की मदद से एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिससे उसका टेम्परेचर और उसकी ब्राइटनेस दोनों बढ़ते हैं। सो इस ग्राफ में वो यहां से यहां मेन सीक्वेंस फेज में चला जाता है। अब नॉर्मली कोई भी स्टार कई बिलियन सालों तक इस फेज में रहता है। देन उस स्टार के लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जब उसमें मौजूद सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाता है और इसके बाद वो एकदम तेजी से बड़ा होने लगता है, जिससे उसकी ब्राइटनेस अचानक से बढ़ती है और अब वो एक रेड जायंट फेज में मूव हो चुका होता है। अब ये स्टार करीब 1 बिलियन सालों तक इसी फेज में रहेगा और उसके बाद एक बड़े धमाके में फट जाता है, जिससे उसकी बाहरी परत उड़ जाती है और पीछे रह जाता है सिर्फ एक डेंस कोर कॉल्ड व्हाइट ड्वार्फ। अब ये व्हाइट ड्वार्फ डेंस होने की वजह से उसका टेम्परेचर ओरिजिनल स्टार से तो ज्यादा हो जाता है, लेकिन सिंस उसकी साइज अब छोटी है तो वो अब इतना ब्राइट नहीं दिखता, यानी कि अब वो इस ग्राफ पर यहाँ आ जाता है। और यही होती है एक सन जैसे नॉर्मल स्टार की लाइफ साइकिल, एक्सेप्ट देयर इज अ कैच। कभी कभी ऐसे स्टार्स जो सूरज से 2 या 3 गुना ज्यादा मैसिव होते हैं वो रेड जायंट फेज से व्हाइट ड्वार्फ में तब्दील होने से पहले एक एक्सट्रीमली वायलेंट फेज से गुजरते हैं, called the Cepheid variable phase। इस फेज में हम एक तरह से कह सकते हैं कि स्टार्स हमें लाइट फ्लैशेस के जरिए SOS यानी कि डिस्ट्रेस सिग्नल्स दे रहे होते हैं कि वो बहुत ही जल्द मरने वाले हैं, और एस्ट्रोनॉमर्स को लगता है कि शायद हमारा पोलारिस भी यही कर रहा है। दरअसल कई बार रेड जायंट फेज के दौरान जब एक स्टार का मास सन से 2 या 3 गुना ज्यादा होता है तो उसके मास एंड देयरफॉर ग्रेविटी से पैदा हुए कंप्रेशन की वजह से उस स्टार का टेम्परेचर अचानक से एक अनस्टेबल तरीके से बढ़ जाता है और इससे शुरू होता है एक वायलेंट लाइट फ्लैशेस का सिलसिला। ऐसा इसीलिए क्योंकि नॉर्मली देखो हर स्टार में एक टग ऑफ वॉर चल रहा होता है जिसमें मास और ग्रेविटी चीजों को अंदर की ओर खींच रही होती है, और इनके कंप्रेशन की वजह से जो न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू होते हैं वो चीजों को अपनी एनर्जी की वजह से बाहर की ओर ढकेल रहे होते हैं। अब ऐसे में पोलारिस जैसे स्टार्स में होता क्या है कि हाइड्रोजन जब ऑलमोस्ट पूरी तरीके से हीलियम में तब्दील हो जाता है तब उसके सरफेस का हीलियम एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से बहुत सारी हीट और लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स बाहर फेंक देता है और हीलियम 2+ आयोन्स में तब्दील हो जाता है। अब इस एब्जॉर्प्शन का मतलब समझ रहे हो? बाहर से देखने पर हीलियम 2+ आयोन से भरा हुआ स्टार कंपैरेटिवली डिम दिखाई देगा, पर यह सिर्फ एक नजरिया है इस फिनोमेना को देखने का। इस डिमनेस को हम एक अलग नजरिए से भी देख सकते हैं। मुझे बताओ, जब कोई चीज डिम होती है तो उसकी एनर्जी एक ब्राइट ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कम होती है या ज्यादा? ऑब्वियसली कम। तो बस यही होता है पोलारिस जैसे सीफियट स्टार्स में भी।
दरअसल जब हीलियम 2 प्लस आयॉन्स बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तब वो बहुत ज्यादा इधर उधर मूव करने लगते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस ऐसे स्टार्स में उनके गैसेस को बाहर ढकेलने वाला फोर्स अंदर खींचने वाली ग्रेविटी से स्ट्रॉन्ग हो जाता है और नतीजन ऐसे स्टार्स साइज में एक्सपैंड होने लगते हैं। पर एक्सपेंशन का सिंपली मतलब है कि अब तक जो कंप्रेशन और टेम्परेचर बढ़ रहा था और उससे हीलियम 2 प्लस में जो कन्वर्ट हो रहा था ये सब थम जाएगा और बस एग्जैक्टली यही होता है Cepheid स्टार्स में। स्टार्स के ठंडे होने से वो हीलियम 2 प्लस आयॉन्स जिन्होंने एनर्जी के बदले अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंका था वो अब अपनी एक्सेस एनर्जी फिर से लाइट के रूप में बाहर फेंक कर अपना एक एक इलेक्ट्रॉन वापस एक्सेप्ट करने लगते हैं, क्रिएटिंग हीलियम आयॉन्स इन रिटर्न। और इस बाहर फेंकी हुई लाइट की वजह से अब फिर से स्टार ब्राइट दिखने लगता है। यानी कि अब अगर ये पूरा डिम ब्राइट होने का प्रोसेस किसी वजह से बार बार रिपीट होते रहा तो बाहर से देखने पर ये He2 प्लस और He प्लस के बीच का फ्लक्चुएशन हमें पल्सेटिंग डिम ब्राइट फ्लैशेस के रूप में दिखाई देगा। अब आई नो आप बोलोगे कि इससे कैसे साबित हो रहा है कि पोलारिस मरने वाला है। तो देखो, अगर आप एक ट्रू साइंटिफिक एनालिस्ट हो और चीजों को बारीकी से समझने में दिलचस्पी रखते हो उसमें आपने डेफिनेटली एक चीज कैच की होगी। क्या आपने नोटिस किया कि हीलियम एनर्जी एब्जॉर्ब करके He2 प्लस तो बनता है लेकिन जब एनर्जी रिलीज होती है तो He2 प्लस सिर्फ He प्लस पैदा करता है, स्टेबल हीलियम एटम नहीं। यानी कि एक टाइम के बाद न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस कंटिन्यू रखने के लिए एक स्टार को जो स्टेबल हीलियम एटम्स चाहिए होते हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और ग्रेविटी अचानक से उस स्टार को अपने ही कोर में कोलैप्स कर देगी, व्हिच मींस कि वो Cepheid स्टार तुरंत एक बड़े धमाके के साथ फट जाएगा और पीछे रह जाएगा सिर्फ उसका कोर, जिसे अगेन एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ। सो अब सबसे मेन सवाल, सिंस हमारे पोलारिस का पल्सेशन एक इरेगुलर पैटर्न दिखा रहा है तो क्या इसका मतलब उसका स्टेबल हीलियम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और वो बहुत ही जल्द फटने वाला है? वेल, एस्ट्रोनॉमर्स की माने तो Cepheid वेरिएबल स्टार्स यूजुअली एक स्टेडी पैटर्न में पल्सेट करते हैं, यानी कि भले ही वो डिमनेस और ब्राइटनेस के बीच फ्लक्चुएट होते रहते हो उनके इस फ्लक्चुएशन का पीरियड हमेशा एक स्टेडी तरीके से राइज होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी Cepheid स्टार का पल्सेशन पीरियड राइज होता है और फिर कुछ सालों बाद फिर से घट जाता है एंड देन फिर से राइज होने लगता है। सो डेफिनेटली जो पोलारिस के साथ हो रहा है वो एक यूनिक कंडीशन है जिसे एस्ट्रोनॉमर्स भी अब तक पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं। सो देखो फ्रेंड्स, हमने पोलारिस के बारे में अब तक जो भी सीखा उससे दो बातें सामने आती है। एक ये कि पोलारिस एक फ्लक्चुएट होने वाला Cepheid वेरिएबल स्टार है और दूसरा ये कि उसके स्टार सिस्टम में एक तीसरा स्टार भी है, पोलारिस बी, जो हर 30 साल बाद उसे अपनी ग्रेविटी से छेड़ कर जाता है। सो बिल्कुल पॉसिबल है कि पोलारिस फटने वाला हो सकता है और इसीलिए वो अनइवन पल्सेटिंग पीरियड दिखा रहा है। और ये भी बिल्कुल पॉसिबल है कि उसके इसी अनइवन पल्सेशन पीरियड के पीछे वजह है दोनों स्टार्स के पीरियोडिक इवेंट्स का कॉम्बिनेशन, जिसके वजह से ऐसा अनइवन पल्सेशन पैटर्न बन रहा है। क्योंकि यू नो व्हाट, पीरियोडिक चीजों का कॉम्बिनेशन हमेशा पीरियोडिक ही होगा ऐसा जरूरी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, पृथ्वी पर आने वाले आइस एज को ही ले लो। अब आइस एजेस, जैसे हमें पता है, पृथ्वी के 3 पीरियोडिक मोशंस का नतीजा होते हैं। पृथ्वी के ऑर्बिट की एक्सेंट्रिसिटी, उसका वॉबल और उसके टिल्ट। लेकिन इसके बावजूद भी आप पृथ्वी की हिस्ट्री उठाकर देख लो, अब तक जितने भी आइस एजेस आए हैं उनमें एक फिक्स्ड पैटर्न या फिक्स्ड ईयर्स का गैप बिल्कुल नहीं है। एंड सिंपली बिकॉज पृथ्वी के उन तीनों मोशंस का टाइम पीरियड बिल्कुल अलग अलग है। कहने का मतलब यह है कि शायद ऐसा ही कुछ पोलारिस के साथ भी हो रहा है। 2 पीरियोडिक मोशंस की वजह से पोलारिस एक स्ट्रेंज और अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न में फ्लक्चुएट कर रहा है। सो जब तक ये सेकेंड पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं हो जाती, हम निश्चित ये नहीं कंक्लूड कर सकते कि पोलारिस फटने ही वाला है। And no matter, even if it means there is still a possibility. हालांकि ऑफिशियल साइड से there seems not much to worry, और शायद इसीलिए नासा ने हमारे खुद के पोलारिस से ज्यादा कंसर्न बीटलजूस के बारे में जताया है, जो 100% कंफर्म्ड उनके अनुसार बहुत ही जल्द एक्चुअली में फटने वाला है। अब बीटलजूस एग्जैक्टली कब फटेगा और क्या होगा जब वो फटेगा, इस पर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। सो क्लिक ओवर हियर एंड सी दैट वीडियो। और अगर फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला या आपकी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई हुई तो एक लाइक जरूर ठोकना और गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आप कभी भी मिस ना करो। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।